हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सीएपीएफ 2021 के लिए जो स्ट्रेटजी है वो उनको बताएं। तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बिगिनर्स के लिए है। 2020 के लिए हम ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वीडियो बना चुके हैं, वो रेगुलर बना रहे हैं। लेकिन 2021 के लिए जो डिमांड था कि ऑब्वियसली है जिन्हें अभी से ही सीरियस होना है, उन कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है। ठीक है, तो हम इसमें से ए टू जेड चीजें जो है ये मैं मान के चल रहा हूं कि वो बिगिनर्स हैं। तो बिगिनर्स हैं तो उन्हें हर वो चीज ये हमें बताना है। ठीक है, ये जो पिक्चर लिया गया है ये पत्रिका.com से लिया गया है। एक्चुअली मैं इस बैच में मैंने ज्वाइन किया था, हाउएवर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इसी बैच में मैंने ज्वाइन किया था। ये गुल जुनैद खान है, ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इनको मिला था। ये एग्रीगेट जो थे बैच के टॉपर थे। तो हम यहाँ जीरो से लेकर के देखेंगे। देखो स्पेसिफिकली इसमें मैंने इंग्लिश मीडियम वाला चीजें ऐड किया है। हिंदी मीडियम के लिए मैं स्पेशल अलग से बना दूंगा। तो देखो सबसे पहले जो भी है असिस्टेंट कमांडेंट क्या है कि अ 3 स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है सीएपीएफ, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो आपका जो सीएपीएफ है वो उसमें से आपका असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है पोस्ट, तो वो स्टेट पुलिस में देखोगे कि कुछ जगह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उसके इक्विवेलेंट होते हैं, और या फिर स्टेट में डीवाईएसपी। इनफैक्ट देखोगे कि कुछ दिन पहले तक, यानी कि देखो जब से यूपीएससी प्रॉपर ये लेने लगा तो इसे असिस्टेंट कमांडेंट कहा जाता है। उसके पहले जो था उसे डीवाईएसपी कहा जाता है। इस वजह से जो अर्ली ज्वाइन किए थे, इनफैक्ट 2005 जो है, 2005 से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने लगा है तो उसे असिस्टेंट कमांडेंट हम बोलते हैं। अदरवाइज वो उसे डीवाईएसपी कहा जाता था। तो वो इक्विवेलेंट है। 3 स्टार का मतलब है कि आपका इंसिग्निया यानी कंधा पर जो रैंक लगता है, जो स्टार होता है वो 3 स्टार होता है। ठीक है, एक होता है 3 स्टार जो होता है वो कार पे, व्हीकल्स वगैरह पे लगाते हैं या कॉलर पे लगाते हैं, वो डिफरेंट है। तो वो जो होते हैं वो आपके हाईएस्ट ऑफिसर जो होते हैं, जो एडिशनल आपके डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल, ये तीनों जो होते हैं वो 3 स्टार अपने कॉलर में लगाते हैं। कॉलर डिफरेंट है और कंधे पे यानी इंसिग्निया डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका इंसिग्निया में स्टार 3 स्टार ये रहेगा। तो आप इसके इक्विवेलेंट होगे। और आप डैगो कहे जाते हो, यानी कि डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, डीएजीओ। तो डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो गैजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि जो आपकी है रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, आपका जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारे जो होते हैं गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर हो। और स्टेट गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर होते हैं तो स्टेट के गैजेट में पब्लिश होता है, लेकिन आप चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। और डायरेक्टली अपॉइंटेड की मतलब आप गैजेटेड ऑफिसर दो तरह के होंगे, एक होंगे प्रमोशन के थ्रू, लेकिन आप जो है डायरेक्टली गैजेटेड ऑफिसर से ही अपॉइंट होते हो। तो आपको 5 फोर्सेस में से चूज करना पड़ेगा। तो 5 फोर्सेस में चूज करोगे, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी और एसएसबी। सम टाइम जैसे 2000 ये में वन टाइम हमारे टाइम में 2012 वाले में शायद में ये तो एसएसबी उस समय नहीं था। मींस कभी जैसे वैकेंसी नहीं होता है। बट इन जनरल आपको इन 5 में से आपको दिया जाता है। आप चूज कोई भी करेंगे, लेकिन आपका रैंक के अनुसार और प्रेफरेंस के अनुसार डिसाइड होगा। और जैसा कि एग्जाम जो है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है 2005 से लेकर के अब तक, जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाता जा रहा है। जो आपका प्रोसेस होगा ये 3 स्टेज होगा। तो इसमें जो डिटेल और है हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ हमें जो इंट्रो की आपका 3 स्टेज। तो स्टेज 1 रिटर्न में 2 पेपर होंगे। 2 पेपर, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें 125 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन और 250 मार्क्स। ठीक है, जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा, कन्वेंशनल, यानी कि कन्वेंशनल पेपर होगा 200। कन्वेंशनल का मतलब है कि सब्जेक्टिव आपको रिटेन डिटेल वाले में लिखना होगा। जैसे ऐसे है, 4 ऐसे है, 2 आर्गुमेंट है, आपका 2 रिपोर्ट है, उसके बाद प्रेसी राइटिंग है, उसके बाद आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, उसके बाद आपका ग्रामर है। स्टेज 2
फिजिकल एंड मेडिकल। तो फिजिकल में दो है, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और एक पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब है कि हाइट, वेट और सारी चीजें मेजर करेंगे। इफिशियंसी टेस्ट का मतलब है कि 4 इवेंट्स, मेल के लिए 4 इवेंट्स, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स, 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट सिर्फ मेल के लिए होता है। तो ये इंटरव्यू, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं होता, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। और ये जब हो गया पीएसटी और पीईटी, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। डिफरेंट, जैसे ब्लड, आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद आपके हार्ट बीट से लेकर के सारी चीजें बॉडी को आपका फिजिकल एग्जामिन करेंगे। स्टेज 3 पर्सनालिटी, यानी इंटरव्यू, यानी पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, वो 150 मार्क्स का होगा। तो ये आपका, इधर आपका 450 और प्लस ये, तो 250, 200 और 150, तो टोटल 600 मार्क्स हो गया। तो ये आपका जो 600 मार्क्स का टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो लास्ट अभी तक का जो कट ऑफ आया हुआ 2018 बैच का, तो 2018 बैच का आप देखोगे तो इसमें से जनरल कैटेगरी का 282 कट ऑफ गया था, लेकिन 2019 में है वो 295 से 300 के आसपास वो जाएगा, क्योंकि इस बार 2019 का जो है अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो 2019 में चूंकि क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्वियसली ज्यादा है, सीट्स कम है, और क्वेश्चन रिलेटिवली 2000 आपका जो 18 से है वो थोड़ा सा इजी है, तो इस बार थोड़ा ज्यादा जाएगा। लेकिन अभी लास्ट कट ऑफ जो ऑफिशियल हमारे पास अवेलेबल है वो 2018 का है, तो 282 गया था। अभी तक देखा जाए तो हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है वो आपका ये 316 अब तक के गया है, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे मैं जब जिस समय क्वालिफाई किया था तो 280, जनरल का 280, सॉरी 278 गया था या समथिंग, नहीं सॉरी 279, और ओबीसी का उस साल ज्यादा था तो 283 था। तो बट अदरवाइज 300 के अप्रॉक्स आप मान के चलो। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में देखो, नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब जनरली जो सच है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, except with the consent of central government signified in writing, be appointed or employed under these rules, provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, uh, enrollment or employment of a subject of Nepal or Bhutan अंडर दिस रूल। यानी कि देखो, इन जनरल, इसको लेमैन में समझो, आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और प्लस कुछ चीजों में जो आपका है नेपाल और भूटान, ठीक है, ये इसका मतलब। नेक्स्ट है, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। देखो, रिसेंट टाइम में देखा जा, जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे अलाउ किया गया। पहले जैसे सारे में नहीं था, जैसे आईटीबीपी में नहीं था, बीएसएफ में नहीं था, तो ग्रेजुअली अब जो है वो सारे में अलाउ कर दिए गए हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल हैं। अदरवाइज देयर वाज रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है एज लिमिट। तो अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on 1st अगस्त 2021। ये हम इन जनरल 2021 के लिए चूंकि हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम 21 को कट ऑफ, हाँ अब मे भी हो सकता है 2021 के लिए हो सकता है ये कट ऑफ डेट चेंज कर दे, बट फॉर टाइम बीइंग ये आप मानोगे। और ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, तो ये आपका जो 20 से 25 साल, और वो जो कट ऑफ डेट कंसीडर होता है वो जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो उसमें 1 अगस्त को, यानी कि जो 2021 के लिए जो एलिजिबल है, तो ही और सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2001। तो ये जनरल कैटेगरी का। अब देखो, जो ओबीसी है, तो ओबीसी है उनको 3 इयर्स का मिलता है, एससी एसटी है उन्हें 5 इयर्स का मिलता है, और अदर बे में और जो भी क्राइटेरिया है वो उनको मिलेगा। नेक्स्ट है मिनिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम जो है बैचलर आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये डिटेल में इसका ये मतलब है कि आप जो भी जैसे यूजीसी से मान्यता प्राप्त या फिर इक्विवेलेंट जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50, 60, 70, आप जस्ट पास हो तो आप एलिजिबल हो।
नेक्स्ट जो है ये है, इसमें है नोट है। नोट का मतलब ये ना कि जो अपियरिंग में होंगे, सपोज 2021 में अपियरिंग है, तो 2021 में जो अपियर हैं वो अपियरिंग होने वाले हैं, यानी उस साल पास हो जाएंगे, वो भी इलिजिबल हैं, बशर्ते कि उनको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट का जो डीएएफ भरना है, यानी डीएएफ जो आप जब रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हो तो एक डीएएफ भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले तक, यानी लास्ट डेट जो है, मान के चलो 2021 में कभी भी 2021 का सपोज एग्जाम जब भी होगा, उसका एग्जाम का बाद रिजल्ट आपका रिटर्न का आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद आपको डीएफ भरने का मौका दिया जाएगा। जब डीएफ भरने का लास्ट डेट जब होगा, तब तक आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपका ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है सिलेबस। तो सिलेबस देखो ये ब्रॉड वे में डिफाइन नहीं किए हैं, इन जनरल। तो ये पेपर वन का, तो पेपर वन को जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरियाज। तो इसमें देखो एमसीक्यू होगा, 4 चॉइसेस आपके होंगे, और 4 चॉइसेस में ओनली 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इसमें पहला जो है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें देखो फिक्स क्वेश्चन रहता है 20, आपके 20 क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं एवरी ईयर। 105 में से, सॉरी 125 में से 20 क्वेश्चंस इसमें फिक्स रहते हैं। अब जनरल साइंस देखो, जनरल साइंस हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स का हमने क्या किया, और इकोनॉमी। तो जनरल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स के हमने डिटेल एनालिसिस कर दिए हैं। आप उसको देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए। सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी जो है उसमें 20 क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, बाकी जनरल साइंस में मेजर चंक एक तरह से 20 प्लस क्वेश्चंस आज के डेट में आ रहे हैं। हिस्ट्री में मोर और लेस 20 क्वेश्चन फिक्स रहता है। इकोनॉमी में डिपेंडिंग ऑन ये है 5-6 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक रहते हैं। फिर आपके जैसे हिस्ट्री में अच्छा ये 20 क्वेश्चन के आसपास है। ये फिर आपके पॉलिटी में मोर और लेस 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन के आसपास तक रहते हैं। फिर आपके ज्योग्राफी है उसमें मोर और लेस 20। तो ज्योग्राफी का भी हमने नहीं किया, तो 4 सब्जेक्ट्स का जिनका भी किया है वो आप देख लोगे। जो जनरल साइंस है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो द क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science। तो देखो जैसे डिटेल हम जो बुक्स वगैरह क्या आपको कवर करना है, ये सारी चीजें हम आपको आगे की स्लाइड्स में बताएंगे। करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स देखो बहुत सारा जो सब्जेक्ट भी आपका लगेगा ना कि ये हिस्ट्री का है, लेकिन मेनी टाइम वो क्या होता है कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो करंट अफेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख लो। करंट अफेयर्स नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट, देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल, बट करंट अफेयर्स आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो करंट अफेयर्स आपको करना ही है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो the questions will test the candidates awareness of current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, art, literature, sports, governance, social and developmental issues, industry, business, globalization एंड इंटरप्ले एमंग नेशंस। अब देखो जस्ट आप इन चीजों को देखो तो मेजोरिटी ऑफ चीजें तो इसमें कवर ही हो गया है। जस्ट ये करो, इंटरनेशनल, नेशनल, आर्ट एंड कल्चर आपका हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल हो गया एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले एमंग नेशंस। तो आपकी ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गया। नेक्स्ट जो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो द क्वेश्चन स्टाइल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज। तो आपका सिक्योरिटी इशूज भी है एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है आपका क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। दिस विल आल्सो इंक्लूड द एरियाज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। यानी ये देखो, ये मेनली मॉडर्न इंडिया ये वाला पार्ट है। फिर आपका जो आपका ये इसमें है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, तो ये एंशियंट से लेकर के अभी तक मॉडर्न तक आपका देखो, स्पेसिफिकली इसमें एंशियंट और आपका मेडाइवल नहीं किया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में एक तरह से हिस्ट्री का मतलब ही है जहां से हमारे पास रिटन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से यानी कि जहां से हमारे पास इविडेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस चीज को पढ़ना है। नेक्स्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो इसमें मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और करेंट इवेंट्स जो भी हैं। द क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप देखोगे कि अब ये जस्ट इसमें ही इन सब्जेक्ट्स को ही देखो, तो जस्ट इमेजिन करो कि ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी आपका इकोनॉमी शामिल है, इकोनॉमी इसमें साथ में ही दिया हुआ है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी देखो इकोनॉमी का एस्पेक्ट शामिल है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी इकोनॉमी का एस्पेक्ट शामिल है। तो इन द सेंस क्या है कि आपको जो है इंटीग्रेटेड वे में आपको चीजों को हैंडल करना है। अब ये जो सिलेबस वो पेपर 1 का हो गया, अब ये पेपर 2 का। तो पेपर 2 का एक तरह सिलेबस 2 पार्ट में है। ये चूंकि इस वजह से कि जो ए है, पार्ट ए है, इसमें ए से पूछा जाएगा। ए से क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। देखो, द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human right issues and analytical ability। ये देखोगे कि जो फर्स्ट पेपर का था कहीं ना कहीं ये सेकंड पेपर में भी वही है। तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छा है तो सेकंड पेपर में भी आपका ऐसे अच्छा होगा। एक देखो, ये जो ऐसे कर रहा है कि आइदर हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में, आपके पास इसमें चॉइस है। पार्ट बी में आपके पास चॉइस नहीं है, पार्ट बी में ओनली आपको इंग्लिश में लिखना होगा। लेकिन पार्ट ए में जो ऐसे है, चॉइस है, आप या तो हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। टोटलिंग 80 मार्क्स है, इसका मतलब है देखो, जो 4 ऐसे ये नहीं दिया है कि 6 आउट ऑफ ये 4 आउट ऑफ 6 लिखना। इनफैक्ट 2012 में 2012 और 13 मैंने दोनों बार दिया और मैं दोनों बार क्वालिफाई भी था। तो 12 में 1 ऐसे था, 4 में से 1 था, 4 ऐसे दिया हुआ था और 1 ऐसे लिखना था। तो 1 ऐसे ही 80 मार्क्स का था, तो वो 800 वर्ड्स में लिखने थे। अब जो आ रहा 2013 से है, वो आ रहा है 6 में से 4 आपको लिखना है, तो 300 वर्ड्स ईच। तो तब 800 वर्ड्स था, अब एक तरह से 1200 वर्ड्स है। लेकिन ये जो दिया हुआ है कि आइदर इन इंग्लिश टोटलिंग 80 मार्क्स, टोटलिंग 80 मार्क्स का मतलब है कि ये मानो कि चेंज करने के लिए वो फ्री है। हो सकता है कल के डेट में एक ही ऐसे आए, कल के डेट में हो सकता है 2 ऐसे आए, डिपेंडिंग ऑन ये इनके मर्जी के ऊपर है, वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये रखो कि 4 से अधिक नहीं होगा, 1 2 4 हो सकता है, 2 कर दें, हो सकता है 1 कर दें, हो सकता है 4। ये चीजें आप चेंजेस के लिए हमेशा तैयार हो। लेकिन ये इसमें जो सब्जेक्ट्स देख रहे हो, जो आपका पेपर 1 का, जिनका पेपर 1 क्लियर है, उसका उनका पेपर 2 भी अच्छा रहेगा, एक बार आप राइटिंग स्किल्स सीख गए तो। इसमें क्या है, सेकंड पेपर में स्पेसिफिकली क्या है, ये सब में जैसे ऐसे में आपको राइटिंग स्किल सीखनी है। एक बार आप राइटिंग स्किल सही से सीख गए, उसके बाद जो आपका मेन काम होता है कि आप जितना आपका पेपर 1 स्ट्रांग है, उतना अच्छा आप इनपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब पेपर 2, तो ये इसमें चॉइस आपका है हिंदी या इंग्लिश। पेपर ये पार्ट बी है जो पेपर 2 का, इसमें है कि आपका 100, देखो टोटल 200 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स में 80 मार्क्स आपका ये हो गया 80 मार्क्स। तो अब बच रहे हैं क्या, 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स में क्या होंगे, कंप्रीहेंशन, प्रेसी, other communication language skill to be attempted in English only. The topics are comprehension passage, précis writing, developing counter argument, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो देखो, जैसे ग्रामर वगैरह का भी सिलेबस हमने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर दिया है। ऐसे वगैरह है, तो ऐसे हमने कपल ऑफ ऐसे लिखे हैं, वो आपके वीडियोज हमने ऑलरेडी बना रखा है। रिपोर्ट राइटिंग के, आर्गुमेंट राइटिंग के, ये सारे के चीजें सेकेंड पेपर ऑलमोस्ट हमने ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इसमें 200 चीजें, 200 मार्क्स का है। तो आपका इसमें चॉइस है लैंग्वेज का, इसमें आपको ओनली इंग्लिश में लिखना है।
तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में नॉर्मली ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका रिटन होगा, रिटन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस डिटेल देख लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा वो आपका पीएसटी और पीईटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और तीसरा जो स्टेट होगा वो जो इन दोनों में जो क्वालिफाई होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब देखो रिटन में जनरली देखोगे ये इसका भी हमने जो 5 to 6 ईयर का इनफैक्ट 6 to 7 ईयर्स का हमने ऑलरेडी डिटेल बनाया हुआ है कि किस ईयर में कितने कैंडिडेट बुलाए गए, कितने सीट्स थे और कितने कैंडिडेट बुलाए गए। ये सारे का हमने ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिटेल हमने बनाया हुआ है, वो आप स्ट्रेटजी में वो आप देखें। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मली 5 to 7 टाइम्स जो कैंडिडेट जितना नंबर ऑफ सीट्स है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, सपोज मान के चलो कि इस बार जो 2019 का जो था लास्ट जो हुआ है 2019, तो उसमें 323 सीट्स था, तो 323 सीट्स था। कैंडिडेट्स टोटल बुलाए गए थे 2215। 2215 में सपोज 2140 कैंडिडेट्स जो है वो अपियर हुए और 85 कैंडिडेट्स वो अपियर नहीं हुए। तो नॉर्मली देखो तो 3 ये करोगे तो 6 प्लस टाइम होता है, 6 से 7 टाइम के बीच में आ रहा है। तो जनरली 5 to 7 टाइम्स कैंडिडेट बुलाते हैं। इसमें हाँ, अब ये जो रिटेन में है एक क्राइटेरिया और है कि जो आपका 25% सेकेंड पेपर में मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। इनफैक्ट कुछ ईयर में जैसे आपके इन 2014 का देखोगे 2014 आपका 2014 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 30% था। तो डिपेंडिंग ऑन कभी 30% कर देते हैं कभी, बट इन जनरल है 25% आपका मिनिमम मार्क्स पेपर 1 में होना चाहिए। देखो क्राइटेरिया किस ढंग से बनता है, पहले पेपर 1 का देखेंगे कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वगैरह को देख करके वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा कितने पर ये। तो चूंकि क्या है ना कि पेपर 1 जो है मशीन से चेक किया जाता है, ओएमआर आपका है तो मशीन से वो चेक किया गया। तो सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स उसमें, क्योंकि जो क्वालिफाई करे या ना करे सबका मार्क्स फिर फाइनली उनको रिलीज करते हैं। तो पेपर 1 का सारे का चेक कर लेते हैं, मशीन से वो चेक करते हैं तो उन्हें मैनुअल करने की जरूरत नहीं। अब वो क्या है कि डेटाबेस में बना लेते हैं जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स। तो देखते हैं कि सपोज सपोज 300 सीट्स हैं, तो उनको सपोज लगा कि मान के चलो कि 1800 हमको रिजल्ट देना है, तो 1800 लेकिन उससे कुछ ज्यादा कैंडिडेट्स को रखेंगे, क्योंकि मान के चलो कि कुछ कैंडिडेट पेपर 1 में तो अच्छा क्वालिफाई कर गए हैं, अच्छा मार्क्स ले आए, लेकिन हो सकता है पेपर 2 में नहीं कर पाए। तो मान के चलो 1800 को उनको टोटल रिजल्ट देना है, तो सपोज 2000 प्लस उनके पास एक्चुअली पास्ट प्रीवियस ईयर का डेटा होता है, तो रफ एस्टिमेट में लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका हमें कॉपी चेक करना चाहिए। तो सपोज वो शुरू से देख लेंगे, सपोज 2000 मान लिया 1800 का है तो 10% एक्स्ट्रा लेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो 1800 रिजल्ट देना है लेकिन 2000 का वो पेपर 2 में कॉपी चेक करेंगे। अब उसमें देखेंगे कि यानी पेपर 1 का पहले क्राइटेरिया क्वालिफाई किया, उसके बाद पेपर 2 में देखेंगे कि 25% से अधिक लाए हैं या नहीं। अब इसमें से भी कितने लाए हैं उसके आधार पे ये देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड करेंगे, उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और वो रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे। जो लोग रिटन क्वालिफाई होंगे वो डीएएफ भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब देखो उसी में मैंने बोला ना कि कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स से, लेकिन उनका ग्रेजुएशन हो सकता है क्लियर नहीं होगा, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो एलिजिबल है डीएएफ भरेंगे। अब डीएएफ लेकर के आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप जाओगे। अब जब इन दोनों में क्वालिफाई करोगे, पहले ये क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको इसमें अलाउ करेंगे, ये भी क्वालिफाई करोगे तो मेडिकल में। अब ये सारे के सारे प्रोसेस क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जो है यूपीएससी बिल्डिंग धौलपुर हाउस में आपका दिल्ली में होगा। अब जब ये होगा देखो इसमें आपके 450 मार्क्स और इंटरव्यू के आपके 150 मार्क्स, तो टोटल 600 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है तो मिनिमम मेन के लिए हाइट जो 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर, और ये 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन फुलाना है, और वेट मिनिमम जो होना चाहिए 50 केजी 50 केजी मिनिमम होना चाहिए। फीमेल के लिए जो है
हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट के लिए उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, उन्हें मेजर नहीं किया जाता है, और वेट उनका जो है मिनिमम 46 केजी होता है मिनिमम, और मैक्सिमम वगैरह का जो वो चार्ट दिया हुआ रहता है, क्योंकि उसके आधार पे भी आप जो होते हैं मेडिकल में आपको छाटेंगे। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो देखो मेल के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकेंड, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, इसमें 3 चांस दिया जाता है, और शॉर्ट पुट यानी गोला जो होता है, एक गोला आपका 7.26 केजी का होगा, वो 4.5 मीटर फेंकना होगा। फीमेल के लिए जो है आपका 100 मीटर रेस जो है वो 18 सेकेंड, 800 मीटर रेस 4 मिनट 45 सेकेंड, यानी मेल से देखो यहाँ 2 सेकेंड ज्यादा दिया जा रहा है, यहाँ 1 मिनट ज्यादा दिया जा रहा है, और लॉन्ग जंप इसमें 3 मीटर आपका, इसमें भी 3 चांस, और शॉर्ट पुट आपको फीमेल को नहीं फेंकना है। ये हो गया। अब ट्रेनिंग एंड सैलरी जो आपका मिलता है, तो ट्रेनिंग आप सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्ट होने के बाद आपको फोर्स एलोकेशन होगा रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार, वो एलोकेट हो गया। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो रिस्पेक्टिव आपका एकेडमी में बुलाएंगे, जैसे सीआरपीएफ हो तो कादरपुर गुड़गांव बुलाएंगे, मान के चलो कि जो जो जिस चीज के हैं तो उनको उस एकेडमी में रिस्पेक्टिवली बुलाएंगे। अब उसके बाद जब बुलाने के बाद 12 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग होगा, उस 12 मंथ में आपका 2 सप्ताह का छुट्टी दिया जाएगा, 6 मंथ ट्रेनिंग कर लोगे तब उसके बाद दिया जाएगा। और सप्ताह में देखो एक तरह से आप राउंड द क्लॉक बिजी हो कहीं भी, ये मान के चलो। नेक्स्ट है सैलरी, जो सैलरी आपको मिलेगा अभी जो है बेसिक 56,100 और प्लस डीए, जो भी डियरनेस अलाउंसेस है, जो महंगाई भत्ता, वो आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। और आपको अपना जो एक्सपेंसेस, तो ये आपको मिलेगा शुरू में, टाइम लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन हर फोर्स में, 2 से 3 महीने तक आपको टाइम लगेगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर फॉर्म भरना, उसके बाद आपका अप्रूवल होगा, सारे के सारे चीजें करने में, बैंक डिटेल आपको भरना है, तो सारे में शुरू में एक बार आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन एक बार चालू हो गया तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। लेकिन इस सैलरी जो मिलेगा उसके बाद जो सब एक्सपेंसेस है वो आपको खुद से करने होते हैं। अब देखो सिलेबस, सॉरी सिलेबस देखने के बाद हम बुक्स देखेंगे। देखो बुक्स वगैरह में हमने ये जो लिखा है ये मैंडेटरी है, अदरवाइज इन जनरल हमने एनसीईआरटी को वो लिखा है कि वो आपको जरूरी पढ़ना है, लेकिन प्रिफरेबली आपके पास टाइम है तो 6 से 12 तक ये जो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसमें 6 से 12 तक आपको सारे पढ़ लो, यदि आपके पास ये मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या जरूरी है ये हमने डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 6 से लेकर के सारे हमने नहीं डाला है। लेकिन आपके पास टाइम है तो 6 क्लास से पार्टिकुलरली आप ज्योग्राफी ज्योग्राफी और साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी साइंस हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक कर लो, तो ये आपको बहुत फायदा होगा। सॉरी। अब पॉलिटी में देखो, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रामबान मैंडेटरी आपको पढ़ना है। इनफैक्ट पॉलिटी में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन इसके अलावा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी 11, देखो ये जो चीजें ये सब एनसीईआरटी करोगे ना तो पेपर 2 में भी आपका बहुत उपयोगी होगा। नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 जो आपका है, यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल। Politics in India since independence, NCERT 12, useful in paper 2 as well, और contemporary world politics NCERT ऑप्शनल। देखो ये ऑप्शनल, कुछ को हमने एक तरह से मैंडेटरी टाइप का रखा है, कुछ को आपको ऑप्शन रखा है कि आप ये पढ़ना चाहो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ो। लेकिन देखो चूंकि आप 2021 के लिए हो तो ये सारी चीजें पढ़ लो, और इनफैक्ट ज्योग्राफी साइंस और हिस्ट्री इसको 6 क्लास से ही आप स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आपको लाइन वाइज आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी क्लास 12 जो है वो 3 बुक है, उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, ये 3 आपको, ये स्पेक्ट्रम, ये 3 ये, और एक इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी क्लास 11 का जो आर्ट एंड कल्चर, ये एकदम मैंडेटरी आपका है। अब और ऑप्शनल में आप मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी 12 ओल्ड वाला बिपिन चंद्रा का पढ़ सकते हो, फिर मिडाइवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा, और एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी 11 ओल्ड बाय आर एस शर्मा, ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन ये ऊपर वाला जो है वो आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है।
उसके बाद भी इसमें आप बिपिन चंद्रा का एक और बुक आता है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आप ये भी पढ़ सकते हो, तो ये ऑप्शनल में आपके हैं। अब ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का देखो क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये क्लास 11 का दो है, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, सॉरी फिजिकल इन्वायरमेंट। क्लास 2 का 12 का जो सॉरी 12 का जो है वो दो बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपका क्लास 2। और मैप और एटलस, ये मैप और एटलस एकदम मैंडेटरी है, मैप आपको ये जरूरी देखना है। फिर आपका जो ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं तो जीसी लियोंग एक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ लो, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका बहुत शामिल हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको इकोनॉमी डिफिकल्ट लगता है, तो आप स्टार्ट करो क्लास 10 का पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 11 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12 का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स, और दूसरा ये है बजट। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आप जिस ईयर में दोगे, वो अब सपोज 2021 में दोगे तो नेक्स्ट ईयर का आपको वो करना होगा। अभी फिलहाल जो है ये बेस क्लियर करके रखो। और ऑप्शनल आप रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी। साइंस जो है, साइंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि प्रिफरेबली आप क्लास 6 से ही स्टार्ट करो, लेकिन अदरवाइज क्लास 6 से नहीं तो क्लास 9 10 का ये करो। और बायोलॉजी का जो है क्लास 12 का, इसमें चैप्टर जो यूनिट सॉरी चैप्टर नहीं यूनिट 8 और 9, और उसके बाद लुसेंट का एक साइंस का आता है, ये जीएस जो आता है, जीके जो आता है उसमें साइंस वाला पोर्शन, और करंट डेवलपमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में क्या करना है ना, कि बायोलॉजी का जो क्लास, जो ये हमने क्लास 12 वाला एनसीईआरटी बोला है, उसका जो यूनिट 10 आपको ये कर लेना, और जो नोट्स आप मार्केट से ले लेना, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर लेना जब आपका एग्जाम दोगे तब। और प्रीवियस ईयर पेपर मिनिमम 5 इयर्स के, 5 इयर्स मीन और 10 इयर्स का, अदरवाइज आप ये कर लो। तो ये आपका चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, जो भी कुछ चीजें हैं वो हमने क्लियर ये किया। और कुछ भी फिर भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और जब जरूरी हो तभी ये कॉल करें। और टेस्ट जो है 2020 के लिए अभी चल रहा है, तो आप एटलीस्ट देखो पेपर 1 का टेस्ट 1 जो है वो फ्री है, तो एटलीस्ट आप उसको ट्राई कर सकते हो कि हमारा क्या स्थिति है, ये चीजें, और प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।